Hello, dear students. I hope all of you are well and good. Students, हम सेकेंड यूनिट ले रहे हैं। आज का जो इस वीडियो लेक्चर है, ये जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा जेनेटिक्स का, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैंने कहा था कि जेनेटिक्स जो टर्म है, it is actually directly related to the genes of an organism। अब ये जीन्स क्या है वो हमें आगे पढ़ना है डिटेल में, और हमें पता है बिल्कुल सिंपल अगर डेफिनेशन जेनेटिक्स का देंगे तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट, हेरेडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये थोड़ा सा मैं आपको पिछला वाला बता रहा हूँ कि जेनेटिक्स होता क्या है, ये हमने पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था। ओके, अब देखते हैं कि यानी अगर आप हेरिडिटी और वेरिएशन को किसी भी ऑर्गेनिज्म के पढ़ते हो तो आप कह सकते हैं आप जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई ये जो दो टर्म है हेरिडिटी और वेरिएशन, वो क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, किससे, पेरेंट्स से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी द स्टडी ऑफ और द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है। दूसरा एक चीज हमने कहा था वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता था ये सबको पता है। वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस बिटवीन या द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन differences of characters between parents and their offsprings। पेरेंट्स और उनके बच्चों में कैरेक्टर्स डिफरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कैरेक्टर्स डिफरेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना। या आप कह सकते हैं सेम स्पीशीज के जो यानी सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो कैरेक्टर का डिफरेंसेस पढ़ने को हम कहेंगे वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, हम सारे के सारे जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस, सैपियंस वाले स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब अगर जितने भी ह्यूमन बींग्स है, होमो सैपियंस है, उन सब के अंदर कैरेक्टर्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे, कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, यानी अलग मिलेंगे। तो यही डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं, वेरिएशन। आज थोड़ा सा वेरिएशन को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, वेरिएशन बेटा याद रखना है, वेरिएशन जनरली हमारे पास दो टाइप के हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के, बेस्ड अपॉन कि किस तरीके के सेल्स उस वेरिएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास वेरिएशन दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा टाइप ऑफ वेरिएशन को हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन। हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन, इट मींस बेस्ड अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स in the process of variation. There are two types of variation. First one is called as somatic, second one is called as germinal। तो याद रखना है जो आपके पास पहला जो टाइप है, दैट इज फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है सोमैटिक वेरिएशन, नाम से ही आपको थोड़ा सा पता चल रहा है। इट मींस इन दिस टाइप ऑफ वेरिएशन ओनली सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स मीन्स वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, ओनली सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। आगे हम देखेंगे क्या होता है।
हर वक्त याद रखना, सोमेटिक वेरिएशंस की वजह से, या आप कह सकते हैं सोमेटिक वेरिएशन जो है वो इफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर। जर्मिनल या आप जर्म जो सेल्स है उस पे सोमेटिक वेरिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो याद रखना है ये जो सोमेटिक वेरिएशन है, पहले हम सोमेटिक वेरिएशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो सोमेटिक वेरिएशन है, याद रखना ये सोमेटिक वेरिएशन कभी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, कभी भी। याद रखना, हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये जो सोमेटिक वेरिएशन है, इट डज नॉट ट्रांसफर और इनहेरिटेड, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी ये जो कैरेक्टर, ये जो वेरिएशन होगा, कभी भी पेरेंट से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक वो पेरेंट या जब तक वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो उसके साथ रहेगा, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा उसके बच्चों में। यानी जिंदा रहने तक वो कैरेक्टर जो है उस एक बंदे के अंदर ही, मान लीजिए हमारे फादर के अंदर कोई कैरेक्टर है सोमेटिक वाला कैरेक्टर, वो सोमेटिक कैरेक्टर अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सोमेटिक कैरेक्टर जो है उस फादर तक सीमित रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। जिंदा जब तक है वो कैरेक्टर उसके साथ रहा, लेकिन यूं ही वो उनकी डेथ हो जाती है, खुदा न करे, तो उसके डेथ के साथ साथ वो जो सोमेटिक कैरेक्टर है या सोमेटिक वेरिएशन वाला जो कैरेक्टर है वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। यानी इंसान के जिंदा रहने तक वो वेरिएशन आपको दिखेगा, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों में वो वाला जो कैरेक्टर, वो वाला जो वेरिएशन है वो ट्रांसफर नहीं होगा। दैट इज वाई सोमेटिक वेरिएशन को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो आप जिंदा जब आप होते हैं उस वक्त आप उसको एक्वायर कर लेते हैं, पा लेते हैं, लेकिन मरने के बाद वो कैरेक्टर फिर से दोबारा दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर या इनहेरिट या ट्रांसमिट नहीं होती है। याद रखना, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी सोमेटिक जो कैरेक्टर्स हैं या सोमेटिक जो वेरिएशंस है उनको हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। याद रखना ये बेटा, ठीक है? ओके, अब ये देखो, ये जो सोमेटिक वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दिखेगा, वो सोमेटिक वेरिएशन जो है कई तरीके की चीजों से वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स हैं, कॉजेस की मैं बात कर रहा हूं, 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका सोमेटिक वेरिएशन हो सकता है। सोमेटिक वेरिएशन 3 फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा? सोमेटिक वेरिएशन आ जा सकता है। वो 3 फैक्टर्स क्या क्या है बेटा? याद रखना, 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से सोमेटिक वेरिएशन हो सकता है और वो वेरिएशन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स में, वो है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से जो वेरिएशन होगा उसे वो सोमेटिक वेरिएशन हो सकता है। यानी इसका मतलब एनवायरनमेंट की वजह से सोमेटिक चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आ सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कोई बात नहीं। नंबर 2 हमारे पास हो सकता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कोई बंदा अपनी बॉडी का या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे भी उनके उस बॉडी ऑर्गन में या उस बॉडी के अंदर वेरिएशन या चेंजेस आ सकते हैं जो कि सोमेटिक होगा। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर है सोमेटिक वेरिएशन का, दैट वुड बी योर कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स, कुछ वेरिएशंस या कुछ चेंजेस हम खुद अपने बॉडी के अंदर ले आते हैं, यानी नेचुरली नहीं होता है, हम खुद वो चेंजेस, इंसान खुद अपने बॉडी के अंदर वो सोमेटिक चेंजेस ले आते हैं, ठीक है? तो कॉन्शियस एफर्ट्स की वजह से भी आप यानी देख सकते हैं सोमेटिक वेरिएशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आ सकता है। इन सब के अंदर हमें एग्जाम्पल बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं,
एनवायरनमेंट की बात हम करेंगे, एनवायरनमेंट की बात। ठीक है बेटा, अब जाहिर से बात है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल इस एनवायरनमेंट के अंदर हैबिटेट आपका मान लीजिए, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, हैबिटेट, ठीक है, ये भी तो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, लाइट, ठीक है, इसी तरीके से फूड, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है बेटा, एयर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, एनिमीज, ये सारे एयर, प्रेशर, एनिमीज, ये सारी चीजें जो है वो एनवायरनमेंट के मेन क्या है, जुज हैं, मेन पार्ट्स हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म पे हैबिटेट का भी बड़ा असर हो सकता है, लाइट का भी इफेक्ट हो सकता है, फूड का भी, टेम्परेचर का भी, एयर का भी, प्रेशर का भी, एनिमीज का भी। तो इन सारे एनवायरमेंट, इनको हम कहेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या कहेंगे? इन सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा सोमेटिक चेंजेस होगा, सोमेटिक वेरिएशंस होगा, याद रखना। ठीक है, लेकिन एक चीज हम सबको याद रखना है, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि हमने कहा हैबिटेट का, लाइट का, टेम्परेचर, फूड, एयर, प्रेशर, एनिमीज, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सारे जो फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट कर सकता है, याद रखना है प्लांट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, प्लांट्स पे मोर इफेक्ट करेगा, और एनिमल्स पे लेस इफेक्ट करेगा, एनिमल्स पे लेस इफेक्ट करेगा। इसका क्या रीजन है? बिल्कुल सिंपल, आप बोल सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकता और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्लांट्स के पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं होता है, वो मूव नहीं कर सकता। जिस तरीके का भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो, उसको अपने जगह पे रहना पड़ेगा, एस्केप करने का कोई भी चांस उनके पास नहीं है। लेकिन एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स जो यानी इफेक्ट दिखाएगा, वो एनवायरमेंटल हजार्ड से, एनवायरमेंटल जो यानी माहौलियाती जो खतरात है, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स। इसलिए प्लांट्स पे ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है या फ्लावरिंग वाला जो प्रोसेस है, वो मोस्टली आपके एनवायरनमेंट की वजह से ही, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक प्लांट हमारे पास है, उस प्लांट के अंदर फ्लावर तब तक नहीं आएगा जब तक उसको एक खास टेम्परेचर ना मिले। तो टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, फ्लावरिंग जो है वो डिपेंड है डायरेक्ट टेम्परेचर पे। ठीक है, वाटर पे, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सनलाइट पे, विंड पे, इन सब पे आपका डिपेंड यानी डिपेंड रहता है प्लांट्स का फ्लावरिंग। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अपने बॉडी के अंदर कोई फिनोटिपिक चेंजेस लाता है, फिनोटिपिक चेंजेस का मतलब होता है, ये मैं आपको बता दूं, फिनोटिपिक चेंजेस, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब देखो ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, फिनोटाइप जो है, अगर ये बाहर से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स किसी भी एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता है, तो याद रखना है इस चेंज को, इस मॉडिफिकेशन को, याद रखना इस चेंज को या इस मॉडिफिकेशन को, कौन से मॉडिफिकेशन को? यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चेंजेस आता है, बॉडी में फिनोटिपिक चेंजेस आ जाता है, फिनोटिपिक समझ रहे हो ना, एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स, उनके अंदर अगर कोई चेंज आता है, उनके अंदर कोई चेंज आता है,
तो याद रखना है वो जो चेंजेस होगा, जो चेंजेस जो आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, मान लीजिए हैबिटेट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंज आ गया, फिनोटिपिक चेंजेस, एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंज आ गया, लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ये जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट टर्म वुड बी कॉल्ड एज इकोफिनोटाइप। इको फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश, इसको दिमाग में बिठा के रखना। इकोफिनोटाइप मींस द मॉडिफिकेशन इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, उसे हम क्या कहते हैं? इकोफिनोटाइप। समझ में आया? मान लीजिए, देखो, मान लीजिए किसी प्लांट को आपने धूप में रखा, या मान लीजिए किसी प्लांट को धूप में ही, आप ये मत कीजिए, किसी प्लांट को आपने पानी दिया ही नहीं, पानी ना देने की वजह से वो प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाता है? ड्रूपिंग हो जाता है, वो सूख जाता है। सूखना जो है वो क्या है? प्लांट के अंदर एक एक्सटर्नल चेंज आ जाता है, सूख के खत्म हो जाना, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल चेंज किसी प्लांट के अंदर आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या पानी की वजह से हो रहा है, किसी भी दूसरे फैक्टर की वजह से, उस चेंज को हम कहेंगे इकोफिनोटाइप। याद रखना, क्या कहेंगे बेटा? इकोफिनोटाइप। और इस चेंज करने के प्रोसेस को कहेंगे इकोफिनोटाइप। याद रखना, ये समझ में आ रहा है? यानी जो फिनोटिपिक कैरेक्टर में चेंज जो ला रहा है, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को कहेंगे इकोफिनोटाइप। और किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर चेंज लाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, उस चेंज लाने के उस कैपेबिलिटी को, उस एबिलिटी को हम कहते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। याद रखना, इकोफिनोटाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, ability to change the phenotypic character या phenotype in response to what? किसके रिस्पॉन्स में? in response to environmental influence या environmental factors, in response to environmental factors। उस एबिलिटी को याद रखना, क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को याद रखना, उस एबिलिटी को कहते हैं फिनोटिपिक, PHENOTYPIC, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म है। इकोफिनोटाइप किसको कहा? इकोफिनोटाइप का मतलब हो गया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में चेंज ला रहा है, उस चेंज लाने के प्रोसेस को हम कहते हैं, फेनोमेनन को हम कहते हैं इकोफिनोटाइप। और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस इकोफिनोटाइप शो करने का जो एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश बेटा, ठीक है, ओके। अब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लाइट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लाइट। आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच।